हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज है 17 मई। 17 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को बीपी के बारे में जागरूक करना, जिससे वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रख सकें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। तो आज इस क्रम में मैं आपसे हाइपरटेंशन के विषय में बात करूंगा कि हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन के लिए क्या गाइडलाइन होती है, हाइपरटेंशन के क्या कॉजेज़ होते हैं, हाइपरटेंशन के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके नहीं रखा गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और हाइपरटेंशन के लिए एक नॉर्मल कौन कौन से रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट से बढ़ा रहता है, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ा रहता है। तो इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके लिए जो गाइडलाइन दी जाती है, जो हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं, वो होती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन, जिसके आधार पर हम अपने बीपी को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आती है बात कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस दैन 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस दैन 80 mmHg होता है। फिर इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन आती है उसको बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर दैन 120 से लेकर 129 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस दैन 80 mmHg होता है। इसके बाद में स्टेज 1 हाइपरटेंशन आती है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर 89 mmHg तक होता है। फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन आती है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन आर इक्वल टू 140 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन आर इक्वल टू 90 mmHg होता है। फिर जो लास्ट कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन आर इक्वल टू 180 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन आर इक्वल टू 120 mmHg होता है। तो इस गाइडलाइन के हिसाब पे हम अपने ब्लड प्रेशर को 5 मुख्य भागों में क्लासिफाई करते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका बीपी चेक किया जाता है, फिर एक नेक्स्ट विजिट पे आता है तो फिर से बीपी चेक करते हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि जब भी हमें किसी का बीपी एक्यूरेट बताना है तो मोर देन 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे लेना चाहिए, और मोर देन 2 टाइम्स हमें जो होता है बीपी लेना चाहिए, और दोनों हाथों में चेक करना चाहिए। उसके बाद में जो रीडिंग आती है उसका एवरेज लेते हैं, उस एवरेज से जो बीपी आता है उसको उस पेशेंट का बीपी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी बात की कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कि हाइपरटेंशन जो होती है किस वजह से बढ़ती है। तो सबसे पहला जो इसमें कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसी का दूसरा नाम होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन। ये जो होती है हमारे जो लोगों में होती है 90 से लेकर के 95% तक इसी के लोग मिलते हैं। इसका कोई एक्यूरेट कॉज नहीं होता है, पर इसका एसोसिएशन होता है कुछ जेनेटिक फैक्टर से, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर से, और हमारी लाइफ स्टाइल से ये एसोसिएटेड होती है। तो ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन के। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जब हमारे शरीर में कोई आर्गन या कोई ग्लैंड में इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाती है। जैसे किडनी की वजह से
किडनी में क्या होता है कि अगर जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी नैरोइंग होती है, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से, या दूसरी कंडीशन होती CKD की वजह से, तो इससे जो होता है बीपी बढ़ सकता है। फिर आती है बात, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से, कुशिंग सिंड्रोम्स की वजह से। इसके बाद तीसरी बात इसमें ये है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका लगातार यूज़ करने से हमारे शरीर में बीपी बढ़ सकता है, जैसे लंबे समय तक अगर हम एनसैड्स लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, या स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं, या कोकेन का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो होता है हमारा बीपी काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये प्रमुख कारण होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि बीपी के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब ऐसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरीज़ का बीपी बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो होता है परिवार में जो होती है हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होना। अगर किसी के परिवार में माता पिता को बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उनके बच्चों में भी बीपी बढ़ने की समस्या जल्दी आ सकती है। दूसरी बात आती है कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, या बहुत ज़्यादा फ़ैट का सेवन करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, या प्रॉपर जो होता है स्लीप नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमारे बीपी पर प्रभाव डालते हैं और हाइपरटेंशन को प्रेसिपिटेट करते हैं। अब इसके बाद में आती है बात कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें हाइपरटेंशन की वजह से सबसे पहले क्या होता है कि मरीज़ को बीपी तो बढ़ता है पर उसे कोई समस्या नहीं होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का दूसरा नाम इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मरीज़ को कोई समस्या नहीं होती, और जब किसी मरीज़ को कोई समस्या नहीं होगी तो वो डॉक्टर को भी नहीं दिखाएगा, वो कोई मेडिसिन भी नहीं लेगा। जब एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तब बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन अगर प्रायः धीरे धीरे जो होते हैं सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, तो इसमें सबसे पहले जैसे मॉर्निंग हेडेक हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो बीपी के मरीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम हाइपरटेंशन हमें हो गई है या हम बीपी के मरीज़ हो गए हैं, अगर दवाई ना लें तो क्या नुकसान हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन जो होती है सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट पे बहुत प्रभाव डालती है। हार्ट में क्या कराती है, हार्ट की जो दीवारें होती हैं उनको मोटा करा सकती है, जिससे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। हमारा हार्ट फेल हो सकता है जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, या हमारे हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हार्ट में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हमारे ब्रेन में हमें क्या होता है, स्ट्रोक हो सकता है, जैसे दिमाग की नस बंद हो सकती है या दिमाग की नस जो होती है फट सकती है, जिससे हमें पैरालिसिस हो सकती है, लकवा मार सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब हम अपने जो काम करते हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारे जो आँखें होती हैं उनकी रोशनी जा सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, आँखों में रेटिनोपैथी हो सकती है, पैपिलिडिमा हो सकता है। बात करते हैं फिर हमारी किडनी डिजीज़ में, हमारी किडनी जो होती है वो फेल कर सकती हैं, हमारी किडनी से प्रोटीन जा सकती है जिसे प्रोटीनूरिया भी बोलते हैं। फिर कुछ वेसल्स होती हैं जैसे वहाँ पर पेरिफेरल वेसल डिजीज़ हो सकती है। तो ये कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हाइपरटेंशन या हाई बीपी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें जो होता है अपनी हाइपरटेंशन या बीपी को मेंटेन करके रखना होता है। फिर बात आती है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन की, बीपी के मरीज़ को कौन सी वो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो करानी चाहिए। सबसे पहले जो होता है एक CBC और एक यूरिन RM कराते हैं। इसको कराने का पर्पज़ होता है नॉर्मल रूटीन
स्क्रीनिंग के लिए। उसके बाद हम लोग एक लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जिससे हम पेशेंट के कार्डियक रिस्क को एसेस करते हैं। उसके बाद हम लोग एक ईसीजी कराते हैं, जिससे बीपी की वजह से होने वाले दिल पर जो प्रभाव होते हैं उसको देखा जाता है। जैसे कहीं एलवीएस तो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई एरिथमिया तो डेवलप नहीं हो रही है, या जो होता है कहीं इस्कीमिक चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग एक 2D को भी एडवाइस करते हैं, जिससे हम हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट के फंक्शन के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। साथ में आँख के लिए फंडोस्कोपी कराते हैं, जिसमें हम रेटिना को देखते हैं कि रेटिना में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। और हम लोग जो होता है किडनी प्रोफाइल कराते हैं, जिससे हम किडनी को पूरा एसेस कर सकें। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम बीपी के मरीज़ को एडवाइस करते हैं। उसके बाद आती है बात ट्रीटमेंट की। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो कि सारे मरीजों के लिए अति आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको अपना साल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है। मतलब प्रत्येक दिन हमें साल्ट की मात्रा लेस देन 5 ग्राम पर डे यूज़ करनी है। उसके बाद में हमें जो डाइट लेनी होती है वो डैश डाइट फॉलो करनी होती है, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट रिच होती है और जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। फिर जो होता है हमें ओबेसिटी को कम करना रहता है। हमें अपने बीएमआई को लेस देन 25 जो होता है मेंटेन करके रखना होता है। और हमें जो स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो स्ट्रिक्टली स्मोकिंग को मना करना होता है। उसके बाद में जो होता है स्मोकिंग को हम लोग बिल्कुल मना करते हैं। बात आती है फिर अल्कोहल की। अल्कोहल को भी जो होता है प्रोहिबिट करना होता है, या मेल के केस में बोलते हैं कि आप लेस देन 2 पैक्स पर डे तक रिस्ट्रिक्ट करें। फीमेल के केस में बोलते हैं लेस देन 1 पैक तक आप रिस्ट्रिक्ट करें। इसके साथ में हम लोग जो होता है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि मोर देन 30 मिनट आपको रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस जो होते हैं लाइफस्टाइल में करने होते हैं। साथ में हमें स्ट्रेस अगर किसी को हो रही है तो उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। योगा करने के लिए प्रेरित करते हैं और गुड स्लीप हाइजीन के लिए मेंटेन करना होता है। पर डे हमें जो होता है 7 से 8 घंटे पर डे एक सही नींद लेने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ जो होते हैं हमें लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, जिससे हम अपने बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर बात आती है कुछ दवाओं की। इसमें जो कुछ दवाएं होती हैं हमेशा हमें डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही लेनी चाहिए, और हमारी जो जनरल कंडीशंस होती है हमें और साथ में कौन सी बीमारी होती है उसके आधार पर आप जो होता है अपने डॉक्टर से सलाह लेके कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी की दवाएं होती हैं या फर्स्ट लाइन की जो दवाएं होती हैं, जैसे थियाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, एस इनहिबिटर होते हैं, ARB होते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इसके बाद में कुछ दवाएं जो होती हैं सेकेंड लाइन कैटेगरी की होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स होते हैं और कुछ वेसोडायलेटर्स होते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरी होती है। मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताई। आपकी जो जनरल कंडीशन है, आपके जो और एसोसिएटेड बीमारियां हैं, उसके आधार पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो दवाओं का चयन करते हैं। तो आज मैंने आपसे कुछ जो होती है हाइपरटेंशन पे ये जानकारी शेयर की। थैंक यू, नमस्ते।